अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर यूनिट 12 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर आने से पहले यहाँ पर आपको एक बॉक्स में प्रिज्म के अबाउट बताया हुआ है, क्योंकि बार बार यहाँ पर प्रिज्म का वर्ड यूज़ होगा तो आपको प्रिज्म के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रिज्म होता है ये एक तरह से ग्लास होता है, एक तरह का ना ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना हुआ एक ब्लॉक होता है। अब इसमें ना तीन जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। ठीक, इट हैज़ 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक इसके इस साइड पर है और एक जो इसकी बेस बना रहा है। ये जो 3 सरफेसेस हैं ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और 2 इसके अंदर ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं। एक वो जो इस शेप में हमें ज़ाहिर हो रहा है सामने से, और ऐसा ही एक इसकी बैक साइड पर होगा। तो 2 जो है ट्रायंगुलर सरफेस और 3 जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेसेस जब मिलकर एक ब्लॉक की शेप में आ जाते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट सा ब्लॉक बनता है जिसे हम कहते हैं प्रिज्म। ओके, अब इस प्रिज्म पर जब वाइट लाइट पड़ती है, मैं इसको ड्रा करके बताती हूँ। लेट सपोज दिस इज़ द प्रिज्म। ठीक है, इस पर जब वाइट लाइट पड़ती है, अब ये जो वाइट लाइट है वो सनलाइट ही होती है। एक्चुअली इसमें 7 कलर्स होते हैं लेकिन वो मिक्सड हुए हुए हैं। ठीक है, जैसे ही ये वाइट लाइट इस प्रिज्म पर पड़ती है तो वो हो जाती है रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई लाइट वेव्स या कोई सी भी वेव्स जो होती हैं वो एयर से ग्लास में जब जा रही हैं, एयर से ग्लास में जा रही हैं, ठीक है, यानी कि एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हैं, तो उनकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। वो जो चेंज आता है डायरेक्शन में ड्यू टू द चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पर होगी। अब जैसे ही वाइट लाइट इस पर पड़ेगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये टकराएगी दूसरे सरफेस से, वहाँ से वापस रिफ्रैक्ट होगी वो। ठीक है, यानी 2 दफ़ा रिफ्रैक्शन होगी इसके अंदर। अब ये जो रिफ्रैक्शन होती है ना, 7 कलर्स हैं, हर कलर के अंदर डिफरेंट तरीके से रिफ्रैक्शन होगी। क्यों डिफरेंट होगी रिफ्रैक्शन हर कलर की? क्योंकि हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग है, वो हर कलर जो है वो अलग तरीके से रिफ्रैक्ट होगा। इस हिसाब से ये जो वाइट लाइट पड़ी है वो 7 कलर्स में टूट जाएगी, 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी ये वाइट लाइट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्जन। ओके, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिस्पर्जन। एज ए रिजल्ट 7 के 7 कलर अलग हो जाएंगे। आप एक वर्ड को याद रख लें, एक एक्रोनियम है, याद रख लें, दैट इज़ विबग्योर, VIBG, ओके, GYOR, विबग्योर। यहाँ ये जो विबग्योर का एक्रोनियम है ये ईच एंड इंडिविजुअल कलर्स को शो कर रहा है। V स्टैंड्स फॉर वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर आपने ये सीक्वेंस के साथ ये एक वर्ड याद कर लिया तो कलर्स आपको सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, और जब कलर्स सीक्वेंस में याद हो जाते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले एक बात और नोट कर लें कि कलर इस वाइट लाइट की स्प्लिटिंग को हम डिस्पर्जन कह रहे हैं, लेकिन कलर्स का जो ये बैंड बना है ना, दिस बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो कंफ्यूज मत होइएगा स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन इज सिंपली द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, और स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ कलर्स। ठीक है, और बैंड ऑफ कलर्स में कौन से कलर आ रहे हैं? ये 6 कलर्स आ रहे हैं। अब इन 6 कलर्स में आपको जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्ट होगा कलर वो वायोलेट होगा। हम देख सकते हैं कि वाइट लाइट जब पड़ी है तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने वाला कलर जो था वो वायोलेट था, और जो सबसे कम डेविएट हुआ डेविएट जो सबसे कम हुआ वो था रेड। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो डेविएशन है वो डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रही है। सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो वायोलेट के अंदर आई है, फिर जो है इंडिगो में इस तरीके से रेड पर आके डिफ्लेक्शन कम हो रही है, डिफ्लेक्शन नहीं डेविएशन, सॉरी। तो लीस्ट डेविएटेड इज़ अ रेड एंड हाईली डेविएटेड इज़ वायोलेट। उसके बाद वेवलेंथ का भी डिफरेंस होता है। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी वो रेड की होगी और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो वायोलेट की है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमें, ये जो 2 इन्फॉर्मेशन हैं ये MCQs में आ जाती हैं कभी कभार, कि अरेंज करें इन 4-5 कलर्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेविएशन या फिर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो ये ऑर्डर आपको याद होगा ना, तो आप बना सकते हो कि ग्रीन की डेविएशन कम होगी एज़ कम्पेयर टू ब्लू, और ब्लू से ज़्यादा होगी इंडिगो की, इंडिगो से ज़्यादा होगी वायोलेट की। तो इस सीक्वेंस से आप बता सकते हो। अब हम इसको बुक से थोरोली रीड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्रिज्म होता है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है,
ठीक है। एज ए रिजल्ट कलर की रेंजेस का एक बैंड बनता है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। अच्छा, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वेव है, इस स्प्लिटिंग ऑफ वेव को हम कहते हैं, वेव नहीं, सॉरी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्प्लिटिंग को हम डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है। और हर इंडिविजुअल कलर जो होता है वो डिफरेंटली डेविएट होता है क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। ठीक है। फिर बाद में स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की भी डेफिनेशन क्लियर करवाई गई है। और उसके बाद आपको डेविएशन के बारे में होना चाहिए कि स्लाइटेस्ट डेविएशन रेड कलर में होती है और हाईली डेविएटेड कलर कौन सा होता है, वायोलेट। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। फिर यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको एक बॉक्स में अलग से बताई गई है कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है। इस वजह से इसको स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता है ताकि जब स्टॉप सिग्नल आए तो दूर से दिखाई दे, क्योंकि वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, ये वाटर का ड्रॉपलेट है। यहाँ पर भी आपको एक फिनोमेना दिखाया गया है कि रेनबो किस तरीके से बनती है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर सनलाइट एंटर होती है तो दो प्रोसेस होते हैं, रिफ्रैक्शन भी होती है और साथ में रिफ्लेक्शन भी होती है। दोनों प्रोसेस के नतीजे में एक रेनबो जो है बन जाती है, यानी जो 7 कलर्स होते हैं वो अपने कंपोनेंट्स अलग अलग होने की वजह से शो होने लगते हैं आसमान पर ही, जिसको हम रेनबो कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आते हैं कि ये होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब एक चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो ओसिलेट करे। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ओसिलेट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटेड आउट। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और जो वेव होती है वो फॉरवर्ड मूव कर रही होती है। तो इस तरीके की वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ इस बॉक्स में एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज़ लाइट ईयर। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। डिस्टेंस का यूनिट होता है, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, कि लाइट जो है वो 1 ईयर में कितना ट्रैवल करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। और वो कितना ट्रैवल करती है, इट इज़ 9.46 इंटू 10⁻13 मीटर्स। तो ये वैल्यू भी याद रखने की है। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है वो इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, C इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसके लिए भी मैंने एक एक्रोनियम बना रखा है कि जिसको मैं अलग से बता रही हूँ, उसको CGX UV IMR। दिस इज़ नॉट एक्रोनियम, मैं इसको अलग से प्रोनाउंस कर रही हूँ, CGX UV एंड IMR। इस सीक्वेंस को आप याद कर लें तो इससे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। C इज़ कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। अच्छा, कॉस्मिक रेज जो है ये इसकी टाइप में तो नहीं आती, ये सन से ही आती होती हैं। खैर, ये जो रेज हैं ये सब के सब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की ही टाइप है। ठीक है। अब इसमें इंफॉर्मेशन जो याद रखने की है, पहले मैं इसको सीक्वेंस से लिख लूँ, वो ये है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो इसकी है, कॉस्मिक की। ठीक है, हाई एनर्जी है। दैट मीन्स के गामा रेस की सेकंड हाईएस्ट होगी, एक्स रेस की थर्ड हाईएस्ट होगी। इस हिसाब से रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है। तो इस तरीके के एमसीक्यूज बन सकते हैं। अच्छा, अब एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है, दैट इज़ HC/λ। ठीक है, एक ये फॉर्मूला और दूसरा होता है एफ, फ्रीक्वेंसी के HF। ठीक है। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम। इस हिसाब से एनर्जी इसकी ज़्यादा है तो वेवलेंथ इसकी सबसे कम होगी। तो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है जबकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है। इस हिसाब से टॉप टू बॉटम हम बता सकते हैं कि टॉप टू बॉटम वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है और फिर बॉटम टू टॉप डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है। अच्छा, एनर्जी वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। दैट मीन्स के वेलोसिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, कॉस्मिक रेज की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, सी की वैल्यू तकरीबन कांस्टेंट भी रहती है तो हम इसको छोड़ देते हैं। फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉस्मिक रेज की, जैसे कि एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो एनर्जी कॉस्मिक रेज की हाईएस्ट है तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी हाईएस्ट होगी। और रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो लोएस्ट होगी, यानी टॉप टू बॉटम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं। जैसे ये देखें, ये हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं और बाद में ये लो फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है।
ठीक है, दिस इज़ लो फ्रीक्वेंसी एंड लो एनर्जी, दिस इज़ हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी लोअर वेवलेंथ। ऑलराइट, तो ये चीज़ें जहन में रख लें आप। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। न्यूमेरिकल में बताया गया कि रूबी लेज़र एमिट्स बीम ऑफ रेड लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। 694 ही हम इसको ले लेते हैं, 0.3 नहीं लगाते तो भी इसकी वेवलेंथ हो रही है 694, लेकिन जैसे कि वो नैनोमीटर्स में गिवन थी, हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ हो जाएगा। 10⁻⁹ ये आगे इसकी वेवलेंथ। ठीक है, हमसे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का कहा गया है। फ्रीक्वेंसी जो है जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ द वेव, जिसको मैं सी से भी शो कर सकती हूँ, सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो ये वेवलेंथ जो है वो डिवाइड में आ जाएगी, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो सी ओवर लैम्डा हो जाएगा। सी की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और वेवलेंथ की वैल्यू है 694 × 10⁻⁹। ये -9 ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज़ में जब भी टेस्ट पेपर में जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो ऐसी वैल्यूज़ नहीं होती जो बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने में टाइम कंज्यूम करें। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, इट इज़ रिटन ओवर हेयर कि स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर दिया वेवलेंथ से और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं इसके कैरेक्टर्स पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टर्स ये हैं कि ये नेचर में क्या होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है कि इसमें ये इस तरीके से मूव करेंगी, यानी जो डायरेक्शन होगी इनकी वो पैरेलल परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, वेव की डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि मोशन जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो रही है। ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि ऑसिलेट कर रही होती है परपेंडिकुलरली। ऑलराइट, और जो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इट डजंट कैरी एनी चार्ज, और स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये मूव करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके अलावा इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रिक्वायर्ड होता है जहाँ से ये ट्रैवल कर सकें। ठीक, जब ये डेंसर मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेंगी तो स्पीड इनकी स्लो डाउन हो जाती है, जैसे कि ग्लास वाटर के थ्रू जब ये ट्रैवल करेंगी तो स्लो डाउन हो जाएंगी। जबकि साउंड वेव्स इसके ऑपोजिट में थी ना, जब साउंड वेव्स मूव करती हैं तो वो सॉलिड से और ज़्यादा फास्टर मूव कर रही होती हैं, लेकिन ये इसका उलट है। अच्छा, उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, इन तीनों लॉज को ये ओबे करेंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो डिपेंड करेगी वेव की सोर्स पर, यानी ग्लास में ये वेव मूव करें या फिर एयर में मूव करें, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आना। फ्रीक्वेंसी तब चेंज होगी जब सोर्स वेव की प्रोड्यूस होने करने वाली सोर्स है ना वो चेंज हो जाए, तो फिर इनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये वाली जो टेबल है ना ये याद करने की टेबल है, इसको स्किप मत करना, ये टेबल याद करनी है कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये सारी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिवन है, और ये इनकी सोर्सेज हैं कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे एक्स रेज है ना, तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांजिशन करें तब प्रोड्यूस होती हैं, या फिर फास्ट कोलिजन से प्रोड्यूस होती हैं। गामा रेज न्यूक्लियर डीके से प्रोड्यूस होती है। तो इनकी सोर्सेज जो है वो याद रखने की हैं। ठीक है, इनको याद रखना है और इनकी एप्लीकेशंस को भी याद करना है। जैसे हीट एनर्जी और हीट थेरेपी, ये जो है किसकी एप्लीकेशन है, इंफ्रारेड की है। एप्लीकेशन ना सिर्फ यहाँ पर लिखी हुई हैं बल्कि यहाँ पर भी हैं। एप्लीकेशंस जो डिस्कस की गई है ना इनकी हेडिंग्स लगी हुई है, इन हेडिंग्स को भी देख लेना। जैसे रेडियो वेव्स है तो रेडियो वेव्स का यूज़ रेडियो और टेलीविज़न कम्युनिकेशन में होता है। ठीक है, और इसके और उसके अलावा माइक्रोवेव्स हैं तो माइक्रोवेव का यूज़, माइक्रोवेव्स का सैटेलाइट टेलीविज़न, टेलीफोन, इन माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। इंफ्रारेड को कहाँ यूज़ किया जाता है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में और रिमोट कंट्रोल में, इंट्रूडर अलार्म्स में। तो ये जो हेडिंग्स के साथ साथ आपको बताया गया है ना यूजेस, वो आप देख लेना, क्योंकि इन्हीं को फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ, वो डिस्क्रिप्शन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो हेडिंग्स के साथ बताई गई चीज़ें हैं ना वो पढ़ना ज़रूरी हैं। ठीक है,
फिर अल्ट्रा वायोलेट है, उनको सनबेड्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अल्ट्रा वायोलेट से जो सनबेड्स बनते हैं, दिस इज सनबेड। ये जो बाहर मुल्क में कुछ बर्गर टाइप लोग रहते हैं, उनके यहाँ सनलाइट होती नहीं है, उनको विटामिन डी कहाँ से मिले, तो फिर वो सनबेड्स खरीद लेते हैं। इनके अंदर सोने के बाद जो है ना, इनको यूवी अल्ट्रा वायोलेट बी टाइप और अल्ट्रा वायोलेट सी टाइप जो है वो सॉरी ए एंड बी टाइप, सी टाइप नहीं मिलती, ए एंड बी टाइप इनको मिल जाती है अल्ट्रा वायोलेट की। और विटामिन डी भी इनकी इंक्रीज़ हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे समझे कि आर्टिफिशियली सन रेज को प्रोड्यूस करके अपने आप को रिलीफ दे रहे होते हैं। ठीक है, और इनकी एप्लीकेशंस में एक्स रेज आ रहे हैं। एक्स रेज की एप्लीकेशन को देख लें। एक्स रेज को हमें पता है कि डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है और ट्रीटमेंट के लिए भी। डायग्नोसिस किस तरीके से होती है कि एक्स रेज जो होती है ना, वो हमारे फ्लैश से यानी गोश्त से तो पास हो जाती हैं, लेकिन बोन्स से पास नहीं होती। तो जब भी वेव्स रेज जो होती हैं वो किसी चीज़ से पास ना हो सके तो उसका शेडो प्रोड्यूस करती हैं। तो बोन्स का शेडो प्रोड्यूस होता है, जिससे पता चल जाता है कि बोन्स में कहीं फ्रैक्चर हुआ है या कहीं से डिके हो रहा है, कुछ भी ट्यूमर वगैरह हो तो एक्सरे से पता चल जाता है। और फिर एक्सरेज को ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसमें दो एप्लीकेशंस गिवन है यहाँ पर। सीटी स्कैन, जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी में लो फ्रीक्वेंसी के एक्सरेज को यूज़ करके ट्रीट किया जाता है। और उसके अलावा डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, डायग्नोस्टिक एज अ डायग्नोस्टिक टूल, कि कहीं पर भी कोई फ्रैक्चर हुआ हो, कोई ट्यूमर हुआ हो तो पता चल जाता है सीटी स्कैन के थ्रू। और ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी को यूज़ किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी एक्सरेज को यूज़ किया जाता है। गामा रेज की बात करें तो गामा रेज को भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करने वाली रेज हैं वो गामा रेज ही हैं। इफ़ेक्टिव भी रहती हैं ये, गामा रेज को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जिसमें गामा नाइफ रेडियो सर्जरी आती है, ये भी कैंसर ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। PET है, पोजिशन एमिशन टोमोग्राफी, दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्निक टू ट्रीट कैंसरस सेल्स। ऑलराइट, कोई सा भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहा हो उसको देखने के लिए, उसको एग्जामाइन करने के लिए ये टेक्निक यूज़ होती है, PET। तो बस इन टेक्निक्स को ना थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना है। इनकी ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हेडिंग्स हैं, जो ये वाली हेडिंग्स गिवन है ना, इनको देख लेना कि अल्ट्रा वायोलेट का यूज़ कहाँ हो रहा है, और जो है वो अल्ट्रा वायोलेट है, इंफ्रारेड है, इन सब का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, तो इन चीज़ों को देख लेना है। ठीक है, अब आते हैं इसके MCQs पर। The waves that have maximum penetrating power to treat tumors, ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की होती है, ये मैंने अभी डिस्कस करके बताया था आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो रेडियोथेरेपी में यूज़ होती हैं वो एक्स रेज होती हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज़ वेयर इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज़ 2.5। तो ये मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। यहाँ पर देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ कोई सा भी सैंपल हो या फिर कोई सा भी मीडियम हो, एम लिख देती हूँ, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड सॉरी स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट भी हमें पता है। हमसे पूछा जा रहा है कि डायमंड में स्पीड कितनी होगी, यानी VM पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, वी को डिवाइड कर देंगे n से। दिस इज़ स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ होती है, एंड दिस इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 2.5 है। पॉइंट रिमूव करेंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 30 हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 25 करोगे तो आंसर विल बी 1.2 समथिंग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ MCQ इज ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप देखिए, साउंड वेव इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो 3 ऑप्शंस में साउंड वेव्स आ रही है, एक ऑप्शन है जिसमें साउंड वेव नहीं है, वो है ऑप्शन ए। Next MCQ is the list that shows electromagnetic waves in order of increasing wavelength. इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो मैंने आपको ये ऑर्डर पूरा समझाया था कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे थे तो एनर्जी जो थी वो डिक्रीज़ हो रही थी, जबकि वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, तो इसमें देखें गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स। अब गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एक्स रेज की उससे कम और माइक्रोवेव्स की उससे भी कम है एनर्जी। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करें तो सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की होगी।
ठीक है, उसके बाद एक्सरेज की, उसके बाद माइक्रोवेव्स की। हमसे यही कहा गया ना, इन ऑर्डर ऑफ एन इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? माइक्रोवेव्स की होगी, तो वो एंड में आनी चाहिए। सिक्स्थ एमसीक्यूज इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन सिक्योरिटी स्कैनर्स एट नाइट। तो वो इंफ्रारेड होते हैं। आप इसकी हेडिंग को पढ़ोगे तो उसमें बताया जा रहा था ना, इंट्रूडर अलार्म्स। तो इंट्रूडर अलार्म्स एक तरह का सिक्योरिटी स्कैनर ही है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से भी इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं। तो जैसे वो एमिट होती हैं तो डिटेक्टर लगे हुए होते हैं, वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेते हैं और अलार्म्स जो होते हैं लग जाते हैं। तो दिस इज यूज एज अ सिक्योरिटी स्कैनर। सेवन्थ एमसीक्यूज इज अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट passes from air into glass and is refracted. The wave characteristics remain unchanged. देखिए, वेव जो लाइट की वेव है वो एयर से जा रही है ग्लास की तरफ, ठीक है। तो जब भी मीडियम चेंज होगा तो हर चीज़ चेंज हो जाती है सिवाय फ्रीक्वेंसी के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टाइप ऑफ वेव दैट आर यूज्ड इन द टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर, तो वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। लास्ट में है द कलर दैट इज़ लीस्ट डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। तो लीस्ट डेविएटेड कलर जो है वो रेड होता है। रेड सबसे कम डेविएट होता है, आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट एमसीक्यूज, लास्ट एमसीक्यूज इज द ऑप्टिकल फेनोमेना इन विच द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर्स। तो स्प्लिटिंग को हम डिस्पर्जन कहते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। दिस वॉज एन ईजिएस्ट चैप्टर। इसमें जस्ट आपको एक सीक्वेंस याद रखनी है विबग्योर की, दूसरी सीक्वेंस आपको जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स की याद रखनी है। इससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगी। और उसके अलावा ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपने याद कर लेनी है। टेबल के अलावा इन्हीं की डिटेल्स जो दी हुई है ना, उस डिटेल में आप जस्ट हेडिंग्स को पढ़ लेना। तो इंशाल्लाह टेस्ट में इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।